आज का वीडियो किसी रिकॉर्ड के बारे में नहीं है। आज का वीडियो एक टेक्निकल डिस्कशन में करना चाहता था, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता था और इसके लिए आज का टॉपिक मैंने चुना है मूविंग कार्ट्रिजेस के ऊपर। जो कार्ट्रिज हम यूज़ करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को प्ले करने के लिए, जनरली वो दो तरह की होती हैं, या तो मूविंग मैग्नेट होती हैं या मूविंग कॉइल कार्ट्रिजेस होती हैं। दोनों में क्या अंतर है और कौन सा कार्ट्रिज हमें लेना चाहिए या प्रेफर करना चाहिए, इसके ऊपर ये डिस्कशन है। इसके दूसरे हाफ में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइलस की, कि किस तरह का स्टाइलस टिप, किस तरह का कैंटिलीवर हमें यूज़ करना चाहिए फॉर बेस्ट रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो मैं ये डिस्कशन ये मान के कर रहा हूँ कि हम बॉलीवुड रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, हिंदी म्यूज़िक की बात कर रहे हैं जो 60s में, 70s में, 50s में रिलीज़ हुआ था मटेरियल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कितने तरह के कार्ट्रिजेस होते हैं। होते तो कई तरह के हैं, लेकिन जो दो सबसे पॉपुलर कार्ट्रिजेस हैं वो या तो मूविंग मैग्नेट्स होते हैं या मूविंग कॉइल्स होती हैं। दोनों में अपने शब्दों पे ध्यान अगर देंगे तो आप देखेंगे कि मूविंग मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल, यानी या तो कॉइल मूव कर रहा है या तो मैग्नेट मूव कर रहा है, और इन्हीं दोनों चीज़ों के मूवमेंट से एक इलेक्ट्रिक करंट कार्ट्रिज के अंदर प्रोड्यूस होता है जो हमारे एम्पलीफायर तक जाता है। तो मूविंग मैग्नेट में क्या होता है कि मूविंग मैग्नेट में आपने उस कैंटिलीवर को देखा होगा, वो जो डंडी होती है जिसके टिप पे वो स्टाइलस लगा होता है। इस कैंटिलीवर के पीछे दो मैग्नेट्स होते हैं जो परमानेंट इन नेचर होते हैं, और वो दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ द मूविंग असेंबली। मूविंग असेंबली उसको कहते हैं जो चीज़ मूव कर रही है ग्रूव को रीड करने में। तो जब स्टाइलस मूव करता है लेटरली या वर्टिकली, तो पीछे वो मैग्नेट्स भी उसी तरह से वाइब्रेट करते हैं, और उनके उस मूवमेंट की वजह से एक करंट पैदा होता है, क्योंकि वो मैग्नेट्स के ठीक ऊपर एक इलेक्ट्रिकल कॉइल होता है। हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ कि अगर किसी मूविंग कॉइल के फील्ड में कोई मैग्नेट मूव करे तो एक करंट प्रोड्यूस होने लगता है। तो चूंकि ये मैग्नेट्स दे फॉर्म ए पार्ट ऑफ द मूविंग असेंबली एंड दे आर वाइब्रेटिंग, दे आर मूविंग, in the presence of that copper coil, a small electric current is produced. This current through the wires goes into our preamplifier and it is amplified, और उस चीज को हम सुनते हैं। तो ये इसकी एक बेसिक थियरी है। समस्या ये है कि वी हैव रियलाइज्ड दैट मूविंग असेंबली का वजन, उसका जो वेट है, जितना कम होगा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और साउंड की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। अब होता क्या है कि कैंटिलीवर के साथ ये जो मैग्नेट्स जो जुड़े रहते हैं, इनकी वजह से थोड़ा मूविंग वेट जो है, पूरी असेंबली का जो वेट है वो कुछ ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मूविंग कॉइल। यही डिफरेंस है। तो मूविंग कॉइल में अब मैं आता हूं, मूविंग कॉइल के बारे में बात करते हैं। मूविंग कॉइल पे ठीक उल्टा होता है। कैंटिलीवर के पीछे मैग्नेट्स नहीं होते, दो मूविंग कॉइल्स होते हैं, लेफ्ट चैनल के लिए, राइट चैनल के लिए, और उन कॉइल्स के ऊपर एक फिक्स्ड परमानेंट मैग्नेट होता है। कॉइल बहुत पतले तार से बनता है, कई सारे टर्न्स होते हैं उसके कॉइल को बनाने के लिए, लेकिन वो जगह इतनी सीमित होती है कि आप बहुत ज़्यादा टर्न्स नहीं दे सकते, और बहुत ज़्यादा टर्न्स देखा जाए तो देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टर्न देंगे उतना ही वो कॉइल हेवी हो जाएगा। तो थोड़े से टर्न्स दीजिए, इतना कि एक छोटा सा करंट पैदा हो जाए। और जब ये कैंटिलीवर मूव करता है, स्टाइलस असेंबली जब मूव करती है ग्रूव में, लेफ्ट राइट मूव करती है, ऊपर नीचे मूव करती है, जितनी कॉम्प्लेक्स रिकॉर्डिंग होगी उतनी ही उसी तरीके से, उसी के अकॉर्डेंस में वो स्टाइलस की मूवमेंट होगी। स्टाइलस के साथ कॉइल जुड़ा है, कॉइल भी मूव कर रहा है, कॉइल के ऊपर मैग्नेट है। तो जैसा कि फैराडे का लॉ कहता है कि मैग्नेट या मूव करे या अपनी जगह पे रहे, लेकिन अगर कोई एक चीज मूव कर रही है तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है। मूविंग मैग्नेट वाले केस में क्या था कि मैग्नेट्स मूव कर रहे थे कॉइल की प्रेजेंस में,
यहां कॉइल मूव कर रहा है मैग्नेट की प्रेजेंस में। तो ये क्यों किया गया मूविंग कॉइल में? ये इसलिए किया गया क्योंकि अगर कैंटिलीवर के पीछे हम कॉइल लगाएं मैग्नेट के मुकाबले, तो उसका वजन कम होता है, वेट काफी कम होता है। मूविंग असेंबली का वजन इतना हल्का हो जाता है कि साउंड क्वालिटी बहुत निखर के आती है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बहुत बेटर हो जाता है। और ये एक्सपेरिमेंट्स करके देखा गया है। तो क्या हम कोई भी मूविंग कॉइल ले लें तो वो मूविंग मैग्नेट से अच्छा बजेगा? जी नहीं, क्योंकि साउंड की क्वालिटी के लिए कई चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मूविंग असेंबली के वेट का, मास का, जो मैंने आपको बताया कि हल्का होगा तो अच्छी रिस्पॉन्स आएगी। उसको और फर्दर हल्का करने के लिए हम कैंटिलीवर का मटेरियल चेंज कर सकते हैं। रादर देन अ सिंपल एल्यूमिनियम जो शुरुआत से चला आ रहा है, we can use boron, we can use ruby, और भी कई एलिमेंट्स आ गए हैं। अब तो जापान की एक कंपनी है जो जिसने ये पता लगाया है कि कोई स्पेशल टाइप की लकड़ी होती है जो बहुत हल्की होती है, उसको उरोशी कार्ट्रिजेस कहते हैं, उरोशी। उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो आप कैंटिलीवर का वजन कम कर दीजिए, और रूबी अगर आप लगा रहे हैं या बोरॉन लगा रहे हैं तो एल्यूमिनियम के मुकाबले वो हल्के होंगे। कॉइल्स कितने प्योर कॉपर के हैं और कितने अच्छी तरीके से उनको आपने वाइंड किया है, ये भी एक साउंड में इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सिर्फ मूविंग कॉइल ले लेने से साउंड नहीं अच्छी हो जाएगी। हो सकता है कि मूविंग मैग्नेट का जो कार्ट्रिज है उसमें वो कैंटिलीवर रूबी का हो, तो वो एक साधारण कॉइल से ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। तो ये एस्पेक्ट है मूविंग कॉइल का और मूविंग मैग्नेट का। इसलिए कोई भी ये पक्के तौर पे नहीं कह सकता कि आपको कौन सी यूज करनी चाहिए। लेकिन हाँ, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मूविंग मैग्नेट का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि हमारी जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स है या हमारे जो 60s के 70s के जो रिकॉर्ड्स हैं, उनकी रिकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे आधारित नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगर का जो आवाज़ होता था वो ज़्यादा प्रमुखता रखता था, और म्यूजिकल पीसेस जो थे वो थोड़े कम होते थे। ये हमारी इंडियन रिकॉर्डिंग की स्टाइल रही है। बहुत ज़्यादा गिटार्स या वायलिन्स ये सब हम कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। तो जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं उनके लिए तो हमारा काम चल जाता है मूविंग मैग्नेट से। लेकिन जो लोग बहुत कॉम्प्लेक्स जैज सुनते हैं, सैक्सोफोन म्यूजिक सुनते हैं, वायलिन सुनते हैं, गिटार सुनते हैं, उनके लिए हाई फ्रीक्वेंसीज की डिटेलिंग ग्रुप्स के अंदर इतनी ज़्यादा होती है कि उनको रीड करने के लिए उनको एक बहुत अच्छे कार्ट्रिज की ज़रूरत होती है, और इसलिए वो लोग कॉइल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आइडियली एक बेहतरीन कार्ट्रिज, मैं मान के चल रहा हूँ कि पैसा यहाँ पे कोई इशू नहीं है, उस केस में जो सबसे बेहतरीन कार्ट्रिज होगी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, वो होगी जिसका कैंटिलीवर सबसे हल्का होगा। अब चाहे वो जिस मटेरियल का हो, मार्केट में जो भी अवेलेबल है उसके मुकाबले सबसे हल्का हो, उसके ऊपर जो स्टाइलस की जो टिप हो वो न्यूड डायमंड हो। एक होता है न्यूड डायमंड, एक होता है टिप डायमंड। न्यूड डायमंड एक पूरा पीस होता है डायमंड का, जो कि कैंटिलीवर पे फास्टन किया जाता है, चिपका दिया जाता है। और जो टिप डायमंड होता है उस पर केवल डायमंड की टिपिंग कर दी जाती है। तो न्यूड का वेट कम होता है, और इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस टिप डायमंड से ज़्यादा बेटर होती है। तो इसीलिए जब भी आप किसी कार्ट्रिज की डिटेल्स को पढ़ेंगे तो उस पर आप देखेंगे कि लिखा रहता है टिप डायमंड या न्यूड डायमंड, ये वर्ड मेंशन रहता है। कैंटिलीवर किस मटेरियल का है वो मेंशन रहता है। कॉपर 6N प्योर कॉपर कॉइल्स, ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल है उसको यूज़ करना और मूविंग मास की मूविंग असेंबली के वेट को कम रखना मेन टारगेट होता है। अब बारी आती है कि हम कौन सा लें, कौन सा यूज़ करें, तो वो सब अपने अपने बजट के ऊपर निर्भर करता है। तो ये बात थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ट्रिजेस की। मेरा ख्याल है कि ये टॉपिक आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि मूविंग कॉइल में चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल बहुत कम होता है, इसलिए जो करंट प्रोड्यूस होता है वो करंट बहुत कम होता है। इट इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, 0.02 मिली वोल्ट। जबकि एक मूविंग मैग्नेट में
कम से कम 3 मिली वोल्ट का करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस 0.02 को 3 या 4 तक ले जाने के लिए हमें एक ट्रांसफार्मर को यूज करना पड़ता है, जिसे कहते हैं मूविंग कॉइल ट्रांसफार्मर। तो आपने देखा होगा कई तरह के फोनो स्टेजेस आते हैं जिनमें मूविंग कॉइल का एक स्विच दिया होता है। तो जब आप उस स्विच को ऑन करते हैं, और उसमें भी जो अच्छे वाले फोनो स्टेज होते हैं उसमें डिफरेंट डायल्स होते हैं कि आपका मूविंग कॉइल कार्ट्रिज कितना करंट उत्पन्न कर रहा है, उसके आधार पे आप उस फोनो स्टेज में डिफरेंट सेटिंग्स करके आप बेस्ड अपॉन योर ईयर्स आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी सेटिंग बेस्ट है। फिर यहाँ से जो 3 मिली वोल्ट 4 मिली वोल्ट का जो सिग्नल है वो प्रोड्यूस होता है, फिर आपके एम्पलीफायर सेक्शन में जाता है, जहाँ से कि आप उसको फिर अपने सुन सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो कम सिग्नल प्रोड्यूस करता है मूविंग कॉइल कार्ट्रिज वो ज़्यादा महंगा होता है। जो सस्ते वाले मूविंग कॉइल है, जैसे आपने देखा होगा, मेरा ख्याल है एक DL110 करके कार्ट्रिज है, वो रिलेटिवली चीप है कॉइल की जो कीमत होनी चाहिए उसके मुकाबले। उसका कारण ये है कि वो काफ़ी करंट प्रोड्यूस करती है, और काफ़ी करंट तभी प्रोड्यूस करेगी जब उसके नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के बहुत ज़्यादा होंगे। यानी ट्रांसफार्मर की ज़रूरत खत्म हो गई, वो इतना करंट प्रोड्यूस कर देगा कि आप सीधा उसको एम्पलीफायर में फीड कर सकते हैं, लेकिन उसकी मूविंग असेंबली का वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के बढ़ गए, यानी कॉइल का वेट बढ़ गया। तो कॉइल का वेट नहीं बढ़ने देना है एक अच्छे मूविंग कॉइल कार्ट्रिज के लिए, इसलिए जितना लो आउटपुट की मूविंग कॉइल कार्ट्रिजेस होती हैं वो उतनी ही ज़्यादा महंगी होती हैं। 20-20 लाख रुपए तक के कार्ट्रिजेस आते हैं। लेकिन हमारे म्यूजिक के लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे म्यूजिक में उतनी डिटेलिंग थी ही नहीं कि हमें उन कार्ट्रिजेस की ज़रूरत पड़ी। तो एक अच्छा मूविंग मैग्नेट कार्ट्रिज भी बहुत अच्छा काम करता है। अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइलस शेप के ऊपर। जो सबसे साधारण सबसे आसान सा शेप है उसे कहते हैं कोनिकल और स्फेरिकल स्टाइलस। ये सबसे सस्ता वाला स्टाइलस होता है। इसमें जो टिप होती है वो एक कोन की तरह होती है, और ग्रूव के अंदर वो इस तरह सेटल करती है कि बहुत नीचे तक नहीं जा पाती, जहाँ की बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी साउंड रिकॉर्डेड होता है। अगर आप ओरिजिनल कटर को देखें जो कंपनी में यूज़ होती है, जिससे मास्टर डिस्क कटता है और उसी मास्टर डिस्क से लैकर और फिर स्टैम्पर बनता है, तो ये जो मास्टर डिस्क है वो किस कटर से कटा था, अगर उसी कटर का शेप में मेरा स्टाइलस हो तो सबसे एक्यूरेट साउंड मुझे मिलेगी। जो रिकॉर्ड किया गया था मैं बिल्कुल वही सुन पाऊंगा। तो उस कटर के बिल्कुल नज़दीक जाने की कोशिश इतने दिनों से हम लोग कर रहे थे। फिजिक्स में साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे थे, और जो पहला जो शेप बना वो था कोनिकल का। तो आप देखेंगे कि कोनिकल की जो टिप है वो ग्रूव के बहुत अंदर तक नहीं जाती, लेटरल मूवमेंट्स को बहुत अच्छा रीड करता है, और जनरली इसकी आवाज़ बहुत लाउड होगी, क्योंकि इस पे आप देखेंगे कि इनका जो करंट प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होता है, और डिस्टॉर्शन भी इस वजह से होता है। तो ये कार्ट्रिज मैं प्रेफर नहीं करता अनटिल एंड अनलेस कि आपका रिकॉर्ड बहुत ही घिसा हुआ हो, और उसको केवल बहुत ज़्यादा डिटेल्स आप सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल सुनने की चाहत में आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी सुनना पड़ेगा। तो दूसरी कार्ट्रिज आती है एलिप्टिकल, जिसका टिप ग्रूव के थोड़ा और नीचे तक जाता है। तीसरा आता है हाइपर एलिप्टिकल, जो और नीचे जाता है, और जो फाइनली जो बेस्ट स्टाइलस की जो शेप होती है जो काफ़ी हद तक नीचे चली जाती है, उसे कहते हैं माइक्रो रिज, माइक्रो लाइन। डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, बट ब्रॉडली अगर श्योर के पैरामीटर से हम देखें, श्योर SHURE जो US की कंपनी थी जो जानी जाती है अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइलस और कार्ट्रिजेस के लिए, उनके V15 की रेंज में V15 Mark III का जो कार्ट्रिज था उसके ऊपर कई तरह के स्टाइलस लग सकते हैं। पहला है VN35E सिंपल एलिप्टिकल, फिर आया VN35HE हाइपर एलिप्टिकल, फिर आया VN35MR माइक्रो रिज। तो कार्ट्रिज वही है, लेकिन जैसा जैसा स्टाइलस आप उसके अंदर फिक्स करेंगे उतनी ही आवाज़ खूबसूरत होती चली जाएगी। ठीक उसी तरह से
V15 का जो मार्क 4 है उसमें भी वही है, हाइपर इलेक्ट्रिकल है, माइक्रो रिज है। जापान की एक कंपनी है जिको, जिसने एक नई तरह की स्टाइलिश शेप ईजाद की है जो काफ़ी हद तक MR के आसपास ही है और उसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। उसे वो लोग कहते हैं SAS यानी सुपर एनालॉग स्टाइलस। तो उसकी लेटरल ट्रैकिंग और वर्टिकल ट्रैकिंग दोनों ही बहुत कमाल की है। तो बेस और हाइज का परफॉर्मेंस उस स्टाइलस का बहुत अच्छा है। मैं खुद SAS स्टाइलस यूज करता हूं अपने VN35 पे, और VN45 पे मैंने कंपनी की ओरिजिनल MR लगा रखी है जो मुझे कहीं से कंसोल स्टॉक सा मिल गया था, हालांकि उसको बहुत कम यूज करता हूं, और दोनों का डिफरेंस काफ़ी अच्छी तरह समझ में आता है। तो अगर आप कोई ऐसा रिकॉर्ड पिक कर रहे हैं जिसकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी थी या जिसमें बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी साउंड थी, तो एक MR कार्ट्रिज पे आप उसको प्ले करके देखिए। जो डिटेलिंग, जो हम और नॉइज बहुत कम, बहुत ही कम, इतनी क्लीन और रॉन्ची आवाज़ आपको मिलेगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर आपका रिकॉर्ड घिसा है या वोकल बेस्ड ही ज़्यादा है, उसमें बहुत कुछ है नहीं, तो आप एक सिंपल स्फेरिकल कार्ट्रिज भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इंडिया में देखा है कि बहुत से लोग अपने हिंदी गानों को M44.7 पे सुनते हैं। M44.7 बेसिकली एक श्योर की स्क्रैचिंग कार्ट्रिज है, वो म्यूजिक के लिए नहीं बनाई गई थी। वो एक तो उसका कैंटिलीवर जो है एल्यूमिनियम का है, दूसरे उसकी मूविंग असेंबली का वेट बहुत ज़्यादा है, और उसके कॉइल के टर्न्स इतने ज़्यादा हैं अंदर कि उसकी जो करंट प्रोड्यूसिंग लिमिट है वो 9.5 मिलीवोल्ट है, जबकि V15 मात्र 3 मिलीवोल्ट प्रोड्यूस करता है। तो उसमें धमाका तो बहुत है लेकिन डिटेल्स बिल्कुल लैकिंग है। तो अगर आपको सितार सुनना हो, वायलिन सुनना हो, तो उसके लिए आपको उतनी ही अच्छी कार्ट्रिज यूज करनी पड़ेगी। यानी मोर द हाई फ्रीक्वेंसी बेटर द कार्ट्रिज यू नीड। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक सिंपल एलिप्टिकल या हाइपर एलिप्टिकल कार्ट्रिज भी बहुत अच्छा काम करती है। एंजल वगैरह के रिकॉर्ड्स अगर आपके पास मिंट है तो आप यू कैन इन्वेस्ट इन अ माइक्रोलाइन कार्ट्रिज। श्योर V15 Mark IV इज अ वेरी गुड कार्ट्रिज फॉर प्लेइंग द इंडियन रिकॉर्ड्स। या फिर अगर आपका बजट अलाउ करता है तो ऑटोफोन का 2M ब्लैक वो भी बहुत अच्छा है। तकरीबन मेरा ख्याल है कि वो 60 या 65 हज़ार की कार्ट्रिज है। इट्स अ वेरी गुड कार्ट्रिज। मूविंग कॉइल मैं खुद बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन फिर बजट आड़े आता है तो इसलिए आप $1000 $1200 के ऊपर जनरली जाना नहीं चाहते, फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उसकी जो क्लैरिटी है, उसकी जो डिटेलिंग है, उसका जो चैनल सेपरेशन है, वो एकदम साफ समझ में आता है। तो ये थे डिफरेंट स्टाइलिस्ट टिप्स की बातें। अब बातें करते हैं हम एक और चीज़ की, वो है रिकॉर्ड के साइज का। आपने देखा होगा कि एक LP रिकॉर्ड जो होता है 12 इंच का होता है, तो जो उसकी आउटर पेरिफेरी होती है उसका सरकमफ्रेंस सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि रेडियस सबसे ज़्यादा है। तो जब सरकमफ्रेंस में जगह ज़्यादा है म्यूजिक स्टोर करने के लिए, तो हाई फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल्स होते हैं उनको जगह ज़्यादा मिलती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डिंग आउटर सर्किल पे बहुत अच्छा साउंड करता है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड आप अंदर की तरफ करें, लेवल की तरफ, तो वहाँ सरकमफ्रेंस कम हो जाता है और जगह कम हो जाती है, तो ग्रुप्स बहुत क्लोज आ जाते हैं, और जितने क्लोज ग्रुप्स आएंगे उतनी ही माइक्रोलाइन कार्ट्रिज आपको चाहिए होगी उसको रीड करने के लिए। तो अगर आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो शुरू से लेके आखिर तक से वायलिन का ही है या बहुत या जैज का है या जॉन कोलट्रेन की वो जो एल्बम थी ब्लू ट्रेन वो है, तो वो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि स्फेरिकल कार्ट्रिज पे या एक सिंपल इलेक्ट्रिकल पे उसका पूरा मजा आप कभी ले ही नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको चाहिए होगा बहुत ही डिटेल्ड कार्ट्रिज, जो कि जब अंदर की तरफ भी जाए तो उसकी मॉड्यूलेशन जो है, जो उसकी मूवमेंट है स्टाइलस की, वो इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए कि उसको सिग्नल्स क्विकली पिक करने चाहिए। मैंने ऐसा देखा है कि स्फेरिकल नीडल्स जो है शुरू में अच्छे बजते हैं, अंदर जाते जाते उनकी साउंड मडी हो जाती है, बेकार सी लगने लगती है। और इसलिए आपके पास 45 RPM बजाने के लिए आपके पास बहुत अच्छा कार्ट्रिज होना चाहिए, प्रोवाइडेड कि आपके 45s बहुत अच्छे हों, क्योंकि 45s का
जो डायमीटर है बहुत कम होता है, केवल 7 इंच होता है इन कंपैरिजन टू द एलपी विच इज 12 इंचेस। तो अब ये बात समझ में आती है कि कोई एक कार्ट्रिज या कोई एक स्पीकर सिस्टम हमारे हर तरह के गाने को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। You need to have different types of cartridges to play different types of records, and for producing the right kind of sound maybe you need a different kind of preamplifier too। अगर हम वोकल्स को बहुत सुनते हैं, या जैसे हमारी अपनी पसंद होती है मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, उनकी आवाज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, तो सिंगर की आवाज़ को हम बहुत प्रश्रय देते हैं। उस आवाज़ का मज़ा लेने के लिए आपके पास स्पीकर्स वैसे चाहिए, वाल्व प्रीएम्पलीफायर्स चाहिए जो कि काफ़ी उस आवाज़ को रिच और वार्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप जैज सुन रहे हैं या बहुत हार्ड मेटल रॉक सुन रहे हैं, तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि आपको वाल्व्स की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें मिड्स का उतना महत्व नहीं रह जाता। बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू गेट अ प्रीएम्प विच इज़ वाल्व बेस्ड एंड अ पावर एम्प विच माइट बी अ सॉलिड स्टेट। तो इसको एक हाइब्रिड एम्पलीफायर सेटअप कहते हैं, विच वर्क्स प्रिटी वेल। तो डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं। कोई स्पीकर आप पिक करते हैं जो कि मिड्स के लिए बहुत अच्छा है, कोई स्पीकर आप पिक करते हैं जिसमें सुपर ट्विटर्स लगे हैं, जिसकी खनक बहुत अच्छी है। तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किस तरह का म्यूज़िक आप सुनते हैं, और उसी के मुताबिक जो चीज़ आपको पसंद आती है उसके मुताबिक आपका सेटअप होना चाहिए। यू कैनॉट थिंक ऑफ बाइंग अ लायरा हेलिकॉन और इस तरह की कोई अनाप शनाप कीमत वाली कार्ट्रिज और कोई बहुत ही सेंसिटिव टर्न टेबल टू प्ले योर इंडियन एंजल ओडियन। उसका कोई मैच नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं बनती, वो बेकार का खर्चा है। टू अंडरस्टैंड योर म्यूजिक एंड टू fix a system according to your needs is very, very important. So I hope you liked today's episode. I tried to explain the things as best as I could. If you have any questions, any concerns, you can write to me, or you can leave your comments in the comment box. I always try my best to respond to everyone. और अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो कहने की ज़रूरत नहीं कि आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन वाले बेल को हिट करें, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन से वंचित ना रहें। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा। सो आई एम नाउ साइनिंग ऑफ। टेक केयर, नमस्ते।